नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है। इस बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक टाल दी गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक अब आज की बजाय कल 20 जनवरी दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। बता दें कि सरकार और प्रदर्शनकारी 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर 12 बजे 11वें दौर की बातचीत प्रस्तावित थी, जो कि टल गई है। बीते 10 दौर की बातचीत में अभी तक कोई हल नहीं निकला है। कल ट्रैक्टर मार्च को रोकने को लेकर लगी दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के मकसद से जो कमेटी गठित की है, उसकी पहली बैठक आज होने जा रही है। तो अभी तक 10 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। 55वां दिन है किसान आंदोलन का। किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी में आज बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद पहला स्टेप कमेटी का क्या होगा, ये देखने वाली बात है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका बेहद अहम। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है, अनुमति भी मांगी है, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि गणतंत्र दिवस परेड प्रभावित हो सकता है, समारोह प्रभावित हो सकता है। किसान कह रहे हैं कि बिल्कुल भी समारोह प्रभावित नहीं किया जाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बीच ट्रैक्टर परेड किसान निकाल पाएंगे या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कल तय कर सकता है या दिल्ली पुलिस को फैसला लेना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। आज वे कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जीत की रणनीति बनाई जाएगी। एआईसीसी ने उन्हें असम का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। सीएम बघेल 2 दिनों तक असम के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद विधायकों से चर्चा कर इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाएंगे। सीएम ने वहां पहुंचने के बाद कामाख्या मंदिर जाकर दर्शन किया। उनके साथ असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह और प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद थे। इससे पहले विकास उपाध्याय कई दौर की बैठक असम के कांग्रेस पदाधिकारियों से कर चुके हैं। कामाख्या मंदिर दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए पूरा दमखम लगाएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल ने कामाख्या देवी के दर्शन किए और 2 दिवसीय दौरे में आज कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक मुख्यमंत्री की होने जा रही है। जीवन में एक बार इच्छा रहती सबकी रहती है कि कामाख्या देवी के दर्शन करने का, और वो मनोकामना पूरी हुई और मुझे बेहद सुखद अनुभूति हुई है माँ के दरबार में। वैसे भी माँ के पास कोई भी जाए तो उसको सुख की अनुभूति होती है। मैं भी अपने माँ के पास आया हूँ। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज राजधानी रायपुर पहुंचेगी। एयर कार्गो के जरिए वैक्सीन की खेप पहुंचेगी। मुंबई से वैक्सीन के 22 बॉक्स लाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में वैक्सीनेशन चल रहा है। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगना तय किया गया है। हर हफ्ते सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को वैक्सीन लगेगी। और इन 2 खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं स्टार हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से। स्टार, वैक्सीन आने वाली है और दिन तय कर दिए गए हैं, क्या तैयारियां और अभी तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसी है? इधर मुख्यमंत्री का असम दौरा भी बेहद खास रहना है। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर चर्चा कर लेते हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा है असम का। कल असम रवाना हुए थे, उसके बाद कामाख्या देवी के मंदिर पहुंचे और वहां माता के दर्शन करने के बाद सीधा कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे थे और वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों से दिन भर उनकी बैठकें हुई, मीटिंग हुई, चर्चाएं हुई हैं। आज भी यही क्रम जारी रहेगा और दिन भर का उनका जो कार्यक्रम है, सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया कांग्रेस की तरफ से असम चुनाव को देखते हुए। इसलिए वहाँ पर पार्टी के तमाम लीडर्स जो हैं और जो संभावित प्रत्याशी उनसे लेकर रायशुमारी की जा रही है और चर्चा भी की जाएगी। युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी जी सकती है। जिस प्रकार से यहाँ के रायपुर के विधायक और युवा कांग्रेसी हैं और संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय, उनको भी वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी असम की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वो भी वहाँ मौजूद है और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में जिस रणनीति को अपनाते हुए सरकार में कांग्रेस आई थी, उसी को शायद असम में अपनाया जाए और
और ज़्यादा से ज़्यादा दमदारी से चुनाव लड़ते हुए, जिस प्रकार से कल हमने सुना भी था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि ज़्यादा दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके आके सरकार बनाएंगे। तो कुल मिलाकर दिन भर आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा तमाम कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनसे, और फीडबैक के आधार पर फिर मुख्यमंत्री रायपुर लौटेंगे और रायपुर से वो अपनी फीडबैक जो रहेगी वो दिल्ली हाईकमान के पास भेजेंगे। दूसरी खबर वैक्सीनेशन की बात कर लें। वैक्सीनेशन का कल दूसरा दिन हुआ है और साथ ही साथ आज दूसरी खेप भी आने की है। पहले दिन 27 कार्टन वैक्सीनेशन आए थे और आज जो आ रही है 22 कार्टन वैक्सीनेशन की आ रही है। वो सीरम इंस्टीट्यूट की 6 पुणे की जो कोविशील्ड वही वैक्सीन रहेगी और लगातार ये क्रम जारी रहेगा, क्योंकि पहले चरण में 3,23,000 हेल्थ वर्कर्स को डोज लगने हैं और 28 दिन बाद सेकेंड डोज भी लगनी है। तो उस लिहाज से ये लगातार दवाइयों का आना सिलसिला जारी रहेगा। वैक्सीनेशन की स्टोरेज की पूरी तैयारी, पूरे प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग कर चुका है और पिछले बार भी हमने देखा था जैसी वैक्सीनेशन आई थी 5 मिनट के अंदर में एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया गया था और तत्काल एयरपोर्ट से सीधा स्टेट वैक्सीन सेंटर भी पहुंचा दिया गया था। तो वही प्रक्रिया आज भी रहेगी और वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगातार जो हफ्ते में 4 दिन निर्धारित किए गए हैं छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे 97 केंद्रों में पहले फेज में चलते रहेंगे। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो कोरोना टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में ज्यादा जागरूकता देखने को मिली है। टीकाकरण के पहले दिन 5,592 लोगों को इंजेक्शन दिया गया था। इसमें से लगभग 199 लोगों में हल्का साइड इफेक्ट नजर आया। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के मुताबिक इस प्रकार के सिम्टम्स की आशंका पहले से थी, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। टीकाकरण अभियान के पहले दिन लगभग 60% लोगों का टर्नआउट रहा, वहीं दूसरे दिन 1 बजे तक की स्थिति में 31% लोगों का टर्नआउट रहा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इस अभियान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति ज्यादा है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले हफ्ते में 97 केंद्रों में ही टीकाकरण का काम किया जाएगा। पहले हफ्ते के अभियान की समीक्षा के बाद अगले हफ्ते आवश्यकता होगी तो केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। परिस्थिति देखिए, लोगों ने शुरू में ये कहा था कि दूरस्थ अंचल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, इसमें आपको दिक्कत जाएगी। तो सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ हुआ? सुकमा, 87% लक्ष्य वहाँ पर पूरा हुआ। तो वहाँ लोग हिचक नहीं रहे हैं आने में। पढ़े लिखे लोगों में भ्रम और संकोच भी ज़्यादा है। तो यहाँ जो स्टाफ है उसको पता ही नहीं लगने दिया कि टीका लगा है और अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि कुछ नई चीज़ हुई है और एक लेकिन साहस आ रहा है कि इससे मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। केंद्रीय बजट के पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। छत्तीसगढ़ से इस बैठक में जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ से संबंधित अनेक मांगों और समस्याओं से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को अवगत कराया। सिंहदेव ने कहा कि केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक धान खरीदी का अनुबंध था, इसे जल्द पूरा किया जाए। यदि धान की खरीदी जल्द नहीं हुई तो प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमें अभी तक इसके लिए पिछले 18 महीनों से अनुमति नहीं मिली है, जिस पर केंद्र को विचार करने की जरूरत है। राज्य में धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ 22 जनवरी को धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन में बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। इसी को लेकर सोमवार को रायपुर में बीजेपी पार्षद दल और बिलासपुर में जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई। रायपुर में शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीजेपी के सभी पार्षदों को अपने अपने वार्ड से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को लाने का टास्क दिया गया। वहीं बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई, जहां कार्यकर्ताओं को लाने की रणनीति बनाई गई। हमारा एक वो किसान आंदोलन है। किसानों के समर्थन में किसानों की समस्याओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में होने जा रहा है। जिला मुख्यालय का हमको घेराव करना है, गिरफ्तारी देनी है। तो आज पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं है और पुरंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं, बार बार उनको हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करे क्या। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा उनको नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए तो बताए कौन कौन जिसको नहीं चाहिए। बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक सक्रिय प्रभारी मिले हैं और उनकी सक्रियता जो है वो कांग्रेस की
पेशानियों में भी बल डाल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की। राजनाथ सिंह से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को मालनपुर में सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में चल रही प्रगति और ग्वालियर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना के लिए दी गई जमीन आवंटन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर सिंगरौली में कोल ब्लॉक के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनएमडीसी पन्ना की लीज बढ़ाने के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में एक और एम्स और सिवनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की। साथ ही मध्य प्रदेश में चल रहे वैक्सीनेशन की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर चंबल प्रोग्रेस वे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा की। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मेरी भेंट हुई है। ये मांग की कि एक और सैनिक स्कूल चंबल की धरती पर खोला जाए। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय रक्षा मंत्री जी इसके लिए सहमत है। स्कूल स्वीकृत भी हो गया है। मैंने उनसे आग्रह किया कि जब तक भवन बने, अभी भवन के लिए जमीन आवंटन हो रहा है, भवन जब तक बने तब तक किसी किराए के भवन में स्कूल चलाने की अनुमति दें। वेब सीरीज तांडव के रिलीज होते ही देश भर में उसके बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी है। आरोप है कि सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। विरोध की आग की लपटें अब मध्य प्रदेश में भी जोर पकड़ने लगी है। सीएम शिवराज खुद दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर फिल्म तांडव को तुरंत बैन करने की मांग कर चुके हैं। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में वेब सीरीज को लेकर विरोध तेज हो चला है। ऐसे में सवाल है कि विवादों वाली वेब सीरीज बैन होगी। सवाल यह भी है कि वेब सीरीज के कंटेंट पर कंट्रोल कब होगा। भोपाल, तांडव का विरोध। इंदौर, तांडव का विरोध। कि हमारी आस्था पर चोट या देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वो हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। इसलिए इसकी निगरानी, इस पर अंकुश आवश्यक है। अभिनेता सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव को लेकर विरोध की लपटें मध्य प्रदेश पहुंच चुकी हैं। रिलीज के बाद से ही ये सीरीज विवादों में है और इसे बैन करने की मांग उठी है। दरअसल तांडव वेब सीरीज एक पॉलिटिकल ड्रामा है। लीड रोल में सैफ अली खान के अलावा डिम्पल कापाड़िया, गौहर खान, जीशान अयूब, तिग्मांशु धूलिया और सुनील ग्रोवर जैसे दिग्गज कलाकार हैं। इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने का आरोप है। अपमान के विरोध में इंदौर में जहां फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ पुतले फूंके गए, वहीं राजधानी भोपाल में हिंदूवादी संगठनों ने तांडव के निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग की। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा 3 दिन में उनको चेतावनी देगा। 3 दिन के अंदर इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करे, एफआईआर दर्ज नहीं की और इनके बोर्ड नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, हिंदू जागरण मंच इनका पुरजोर विरोध करेगा। हिंदू देवी देवताओं का अपमान पिछले कई फिल्मों में हम देखते आ रहे हैं, चाहे पीके हो, चाहे ओएमजी हो और चाहे ये तांडव वेब सीरीज हो। अब हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार से अपमानित करने का प्रयास किया जाएगा तो संस्कृति बचाओ मंच, हिंदू समाज उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इस वेब सीरीज पर हम प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी अमेजन प्राइम के प्रबंधन से सफाई मांगी। इधर बीजेपी राज्य सरकार ने भी फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने वेब कंटेंट हटाने के लिए अमेजन से सामान के बहिष्कार की अपील तक कर दी।
जबकि सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि लोकसभा में जल्द शुरू होने वाले सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तांडव वेब सीरीज में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर अक्सर इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है। ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की ज़रूरत है। हमारे देवी देवताओं की जिस प्रकार से उसमें मजाक उड़ाई गई है और जो जिस प्रकार का प्रदर्शन मैंने सुना है गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। ऐसी वेब सीरीज होना नहीं चाहिए और मैं प्रयास करूंगा इस बार लोकसभा में कि हम इस सोशल मीडिया के ऑडिट के लिए भी कोई ऐसे नियम बनाएं। इससे पहले मध्य प्रदेश में शूट हुई वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय को लेकर भी बवाल मचा। इसके बाद शिवराज सरकार ने फिल्म के निर्माता निर्देशक पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। बहरहाल वेब सीरीज तांडव को लेकर जारी विवाद के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में अमेजन प्राइम वीडियो के अधिकारियों को तलब किया है। और सवाल ये उठता है, क्या वेब सीरीज में ऐसे कंटेंट फिल्म को हिट कराने के लिए डाले जाते हैं? क्या विरोध के बाद अब तांडव पर बैन होगा? सवाल ये भी, वेब कंटेंट के तौर पर आ रही आपत्तिजनक सामग्री को लेकर सरकार सेंसरशिप पर कब विचार करेगी? इंदौर से शालिनी हार्डिया के साथ राकेश चतुर्वेदी और सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। बड़ी खबर रायपुर से है कि 240 स्कूलों की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुशंसा की है। 140 नोडल प्राचार्यों का वेतन भी रोक दिया गया है। स्कूलों की ओर से पालक शिक्षक संघ बनाने में लापरवाही बरतने की बातें निकलकर सामने आई। फीस नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है, जिस पर 240 स्कूलों की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी ने की है। बड़वानी जिले में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत पहला मामला दर्ज हुआ है। युवक पर धर्म छुपाकर युवती का शारीरिक शोषण करने और धन परिवर्तन कराने के प्रयास का आरोप है। युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी सोहेल के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्र अध्यादेश 2020 के अलावा दूसरी धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा है कि आगे की कार्रवाई जारी है। एक 22 वर्षीय युवती है जो बड़वानी की, उस युवक ने इससे सब चीज़ें जो है अपना छिपा के और उससे संबंध बनाए और उसका शारीरिक शोषण करता रहा और बाद में उसको दबाव डालता रहा कि मुझसे शादी कर ले और लालच भी देता रहा। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 है, उसके तहत युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध 0 पे किया गया है। श्योपुर जिले में शराब माफियाओं पर पुलिस की लगातार छापामारी जारी है। इसी के तहत देहात थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ननावत गांव पहुंची, जहां एक खेत पर बने घर पर हाथ भट्टी की कच्ची शराब बन रही थी। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करने के लिए घेराबंदी की, लेकिन आरोपी बल्लू पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस ने वहां बन रही कच्चे शराब के कुछ सामान को नष्ट कर दिया। पुलिस ने शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त भी किया। रायपुर के सरोरा में कुदरगढ़ी स्टील फैक्ट्री के कैशियर के साथ हुई 31 लाख की लूट में पुलिस के हाथ तीसरे दिन भी खाली हैं। पुलिस टीमें वारदात में स्थानीय लुटेरों का हाथ होने की आशंका में संदिग्धों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस ने लुटेरों की तलाश में इलाके के करीब 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले हैं। 5 पॉइंट से लुटेरों के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक बाइक का नंबर मिलने की खबर है। पुलिस ने घटना का रविवार को रिक्रिएशन किया और कैशियर से भी कई बिंदुओं पर पूछताछ की है। इससे पहले भी राजधानी से लगे उरला सिलतरा औद्योगिक इलाके में पूर्व में हुई लूट की घटनाओं के बाद भी हर शनिवार मजदूरों को तनख्वाह बांटने फैक्ट्री के कर्मचारी बिना सुरक्षा के जा रहे हैं। रेकी कर आरोपियों ने लूट को अंजाम दिया। एक दिन देर से वेतन मिलने की सूचना भी आरोपियों के पास थी, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर लुटेरों की तलाश में जुटी है। उसमें हमारी टीम लगी है, साइबर की टीम और थाने की टीम भी लगी हुई है और उसमें प्रयास कर रहे हैं और जल्दी कुछ इसमें मिलने की उम्मीद है। नहीं, उसमें अलग अलग उससे एंगल से पूछताछ कर रहे हैं। स्थानीय पे भी हम फोकस कर रहे हैं और स्थानीय के अलावा बाहरी लोगों पे भी ध्यान दे रहे हैं। बालोद जिले के ग्राम गिधाली स्थित GS पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उसके 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित
पोल्ट्री फार्म की 10,000 मुर्गियों को दफना दिया गया है। उसके बाद आसपास गांवों में देसी मुर्गे, मुर्गियां और कबूतरों को भी मार दिया गया। इसके लिए पशु चिकित्सा विभाग की टीम जुटी रही। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा विभाग ने पहले सर्वे किया, फिर गाइडलाइन के मुताबिक काम करने में जुट गए। बता दें कि 9 जनवरी को ग्राम गिधाली स्थित जीएस पोल्ट्री फार्म में 210 मुर्गियों की हुई मौत के बाद विभाग के द्वारा जांच के लिए सैंपल भेजा गया, जहां रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। दुर्ग जिले में नगर निकाय चुनाव का बिगुल एक बार फिर बज रहा है। दुर्ग जिले में 3 नगर निकाय का चुनाव से पहले के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया 22 और 23 जनवरी को की जानी है। 22 जनवरी को जामुल नगर पालिका परिषद के 20 वार्ड और भिलाई चरोदा नगर निगम के 40 वार्ड और 23 जनवरी को रिसाली नगर निगम के 40 वार्ड का आरक्षण होना है। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट सभागृह में सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हो सकेंगे। देवास में लॉकडाउन में असहाय बुजुर्ग महिला की एक वकील ने मदद की है। इंदौर हाईकोर्ट के वकील जितेंद्र पुरोहित ने असहाय महिला सोरमबाई को न्याय दिलाया। वकील को शिप्रा ब्रिज के पास एक बुजुर्ग महिला बेहोश हालत में मिली थी। बुजुर्ग महिला के मकान पर बहू और बेटे ने कब्जा कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। लॉकडाउन के समय बुजुर्ग महिला दर दर भटकती रही। इस बीच पुलिस ने बहू बेटे का पक्ष लेते हुए महिला को वृद्धाश्रम जाने की सलाह दी। इसके बाद एडवोकेट जितेंद्र पुरोहित ने इस बुजुर्ग महिला की निःशुल्क मदद की। वकील ने कलेक्टर से लेकर एसडीएम तक आवेदन दिया। अंत में एसडीएम की कोर्ट में एडवोकेट ने सफलतापूर्वक पैरवी करते हुए बुजुर्ग महिला के पक्ष में आदेश पारित करवाया। वकील जितेंद्र पुरोहित की मदद के लिए बुजुर्ग महिला ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। 2 साल मैंने बिताया ऐसे, और वकील उधर के दर्शन करना है मैं साईं मंदिर में भी, और जिसके बाद इधर उधर भटकती थी तो वकील साहब मिल गए मेरे को 2 चक्कर, तो उनने मेरी मदद की और जिसके बाद मेरा घर दिलाने का उनने सब कुछ करा। बहू बेटे को तलब करके जो है हमारे पक्ष में एसडीओ साहब ने ऑर्डर किया कि आप जो है 15 दिनों के भीतर कब्जा खाली कर माता जी को, सोरमबाई जी को कब्जा जो है लौटा दें। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोड शवन के साथ।